जिस ताले में सफलता बंद होती है ना, जिस ताले में सफलता बंद होती है उनकी दो चाबियां होती है। पहला, एक होती है, एक दृढ़ संकल्प होता है, तो दूसरा कठिन परिश्रम होता है। क्या खूब कहे थे, क्या खूब कहे थे कि जिस जिंदगी में संघर्ष न तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लहरों को, समुद्रों को शांत देख के ये न समझे कि समुद्रों में रवानी नहीं है। समुद्रों को शांत देख के ये न समझे कि समुद्रों में रवानी है। जब भी उठे ना जनाब तो सब लहर बन के उठे, ताकि दुनिया की नजर आप पे हो। आपके भले ही एंट्री लेट से हो, भले ही एंट्री लेट से हो, लेकिन जब भी आप एंट्री ले तो आपका एग्जिस्टेंस जो हो वो तगड़ा होनी चाहिए, तगड़ा होनी चाहिए। Yes, my dear friends. First of all, you most welcome in my YouTube channel, Rathore English Research Center. My dear friends, as you know very well that in the previous two classes I am discussed about the sentence. But today we will discuss about the ending topic of sentence, which topic is completed, and after that next video we will discuss about the new topic part of speech. So without waste of time, let's start today class. एक बार आपको हिंदी में बता दूं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 2 से 3 क्लास में हमने सेंटेंस के सभी पार्टों को हमने अध्ययन किया। आज जो है उसमें जो कुछ भाग बच चुके हैं, आज हम उन भागों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी के साथ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो जितने भी स्टूडेंट होंगे, जो 11th हो गए, 12th हो गए या सीईटी लेवल तक के हम यहाँ से तैयारी हम आपको आसानी से ग्रामर पोर्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होंगे। साथ ही साथ हमने वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, एडवांस फ्रेज की, वर्ड स्पोकन इंग्लिश की सभी क्लासेस की हमने सभी क्लासेस के एकदम सेपरेट हमने उसका प्लेलिस्ट में तैयार कर दिए। वहां से आप आसानी से जाके देख सकते हैं और वहां से अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। माय डियर फ्रेंड, इन पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने इंट्रोगेटिव फर्स्ट वन के असर्टिव सेंटेंस देखे थे, उनके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे। उसके बाद बच जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, और उस इंपरेटिव सेंटेंस उसके बाद बच जाता इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम इन्हीं तीनों सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आप देखेंगे ना पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे कि वर्ड का जो भी हम जब वर्ड बनाते हैं तो वर्ड के एक अपनी कैटेगरी होती है जो कहाँ कहाँ यूज की जाती है, उन कैटेगरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो आज हम क्या करेंगे, तो हमने इंट्रोगेटिव देखे और असर्टिव सेंटेंस देखे, तो आज हम हेडिंग देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या देंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप भी हेडिंग दीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब ही होता है आदेश सूचक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस से किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाए या सलाह दिया जाए या सजेशन दिया जाए या प्रोहिबिशन दिया जाए, यानी किसी को आदेश दे, किसी को सलाह दे या किसी को बाध्य करे कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं वो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि तुम एक गिलास पानी लाओ, क्या लाओ? एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। क्या देते हैं? तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, तो ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर या कमांड। क्या देते हैं? ऑर्डर या कमांड देते हैं। क्या देते हैं? तो आदेश देते हैं ना, आदेश देते हैं। उसी तरह अगर हम बोलो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसी तरह बोला गो देयर। क्या? गो देयर, वहां जाओ। उसके बाद अगर बोलू कंसल्ट टू द डॉक्टर,
डॉक्टर, तुम जिस डॉक्टर को जानते हो उस डॉक्टर से संपर्क करो, सलाह लो। तो ये क्या होता है, सजेशन होता है। क्या होता है, सजेशन होता है। सजेशन मतलब सुझाव होता है। क्या होता है, सुझाव होता है ना, सुझाव होता है। गो देयर ये भी हो गया, ऑर्डर ही की कैटेगरी में आ जाता है। क्या दिया, ऑर्डर दिया यानी सलाह दिया। उसी तरह बोलूं कि टेक मेडिसिन, क्या, टेक मेडिसिन एट द टाइम, समय पे दवा लेनी चाहिए, है ना। उसी तरह बोलो डोंट पार्क हेयर, यहाँ पार्क मत करो, यहाँ गाड़ी मत लगाओ। तो यानी जहां, ये भी क्या है, प्रोहिबिशन है। क्या है, प्रोहिबिशन है ना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। यानी जो सेंटेंस ऑर्डर को बतावे, सुझाव यानी सजेशन बतावे, प्रोहिबिशन बतावे, और ये जो है एडवाइस, है ना, एडवाइस बतावे यानी सलाह बतावे, सलाह बताता हो, तो वह सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस which is used to show order या कमांड प्रोहिबिशन और सजेशन और क्या है, और एंड एडवाइस etc, है ना। जो वह सेंटेंस जो प्रयोग होता है क्या दिखाने के लिए, तो आदेश, निषेध, सजेशन सुझाव और सलाह दर्शाने के लिए होता है, वह सेंटेंस क्या कहलाता है, वह सेंटेंस क्या कहलाता है बाबू, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और एक बात ध्यान दीजिए, कौन सा सेंटेंस कहलाता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और एक बात है कि इसको हम कैसे जानेंगे, किस तरह हम इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यह जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस के ही सेंटेंस है। तो इन सेंटेंसों को जानने के लिए किस सेंटेंस का हिस्सा है, तो इस सेंटेंस को जानने के लिए हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ imperative sentence, imperative sentence। ध्यान दीजिए, जब भी imperative sentence की शुरुआत होगी, जब भी whenever imperative sentence begin to with the V1, यस माय डियर फ्रेंड, कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है तो V1 से होती है। क्या किससे होती है, तो V1 से होती है। यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो होगा वही इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और एक बात और ध्यान रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज, क्या, प्लीज, काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इससे भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो है ना। तो इसको आप लिख लिए कि द मेन फीचर, यहीं पे यानी यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन इंपेरेटिव से यहाँ पे लिखिए कि द मेन फीचर, द मेन फीचर ऑफ imperative sentence
सेंटेंस इज, आपको ये हो गया और इसको और करके ये लिख लिए। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्या बताता है, तो आदेश बताता है, सुझाव बताता है, सजेशन बताता है, एडवाइस बताता है, या किसी को निषेध करता है कि ये काम मत कीजिए। तो यही है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आई होप दैट कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अगर आप चाहें तो इंपेरेटिव सेंटेंस को आप कॉपी कर सकते हैं और हम इसके बाद मिटा रहे हैं। चलिए आप कर लीजिए। हो गया। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या। अब इसके बाद जो है हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो बहुत ही आसान होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है क्या। जैसे हम बोलो, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, हेडिंग दीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है वो जरा ध्यान दीजिए। जिस सेंटेंस से क्या, जिस सेंटेंस से आंतरिक इच्छा को, किस से आंतरिक इच्छा को बयां किया जाता है, उन्हीं सेंटेंस को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलो कि तुम फेल कर जाओगे, तुम फेल कर जाओगे, या हम बोलो कि तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो मिल जाएगा, तो हम इनसे क्या बता रहे, हम अपनी इच्छा को बता रहे, ये इच्छा खराब है या अच्छा है। तो इन दोनों बातों को, मेरिट और डिमेरिट, दोनों बातों को जब दिल से निकलता है तो उन बातों को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे कहते हैं कि मे यू, क्या, मे यू फॉल इन लव, तुम प्यार में पड़ जाओ, क्या, तुम प्यार में पड़ जाओ। मैं दिल से कह रहा हूं कि तुम प्यार में पड़ जाओ। उसी तरह अगर बोलूं, फिर कोई आता है तो बोलता है कि मे यू ब्रेक अप विथ योर गर्लफ्रेंड, है ना, गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए। तो इन सब क्या इसमें आएगा, यानी हम दिल से ही बोल रहे हैं ना कि तुम क्या करें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी ब्रेकअप हो जाए। उसी तरह जो देखिए क्या करता है ऊपर में कि मे यू फॉल इन लव, भगवान करे तुम प्यार में पड़ जाओ। फिर उसी तरह का मे यू ब्रेकअप विथ योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से टूटी हो जाए, खटपटी हो जाए। फिर कहता है कि मे यू fail in the एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल कर जाओ। तब बबुआ ये तो हो गई बाबा, इसे तो बोलेगी तो मुंह कान फोड़ ना देगी। तो देखा, ई सेंटेंस और ई सेंटेंस क्या बता रहा है, ये दोनों सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस में बता रहा है, पॉजिटिव सेंस में बता रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस से बता रहा है कि यू फॉल इन लव, तुम प्यार में पड़ जाओ, या यू ब्रेकअप विथ योर गर्लफ्रेंड। ये दोनों सेंटेंस हो गया। किसी के लिए भला भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन इस सेंटेंसवा जो है ये तो पूरा ना पूरा कैसा भाव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। किसी को अगर माथा में, अगर घुटना में, कहता है घुटना में दिमाग हुई तो फाड़ दिए, तो वह करेगा भी क्या देगा, फाड़ देगा। तो ये सेंटेंस नेगेटिव दे, यानी ये श्राप की काम क्या कर रहा है, क्या कर्स का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कर्स, यानी शराब दे रहा है, कर्सिंग दे रहा है। और ये क्या दे रहा है, तो ये आपको दे रहा है
ब्लेसिंग कर रहा है। क्या दे रहा है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देता है ना, आशीर्वाद दे रहा है। ये क्या रहा है? श्राप। इसी तरह श्राप होता है ना, देख लीजिएगा। तो ये कर्सिंग का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्सिंग यानी शराब का काम कर रहा है। तो इस यानी जिस सेंटेंस से, ये भी है, ये भी यही अर्थ बता रहा है। यानी जिस सेंटेंस से शराब और इच्छा का बोध कराओ दिल से, तो वह सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अ sentence which is used to express cursing मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मत लेके। A sentence which is used to express intrinsic wish यानी आंतरिक इच्छा। A sentence which is used to express intrinsic wish, कोष्ट में लिख लीजिए कि ब्लेसिंग, वो इच्छा कैसी होना चाहिए? यानी आशीर्वाद, एक अच्छी शुभकामनाएं के लिए, या कर्स होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? कर्स होना है, श्राप के लिए होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आपने देख लिया कि किस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो वह सेंटेंस जिसका प्रयोग आंतरिक इच्छाओं को बताने के लिए किया जाता है, उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू फॉल इन लव, तो भगवान करे तुम प्यार में पड़ जाए। मे यू ब्रेक अप विथ योर गर्लफ्रेंड, तो भगवान करे कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए। मे यू फॉल इन द एग्जाम, भगवान करे या भगवान करे ऐसा हो कि तुम फेल कर जाओ। तो इन तरह के जितने भी वाक्य होगा जो तहे दिल से बोली जाती हो, या पॉजिटिव सेंस रहे या नेगेटिव सेंस रहे, तो वो सभी सेंस किस सेंटेंस के आदि होगा, वाक्य होगा? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के होगा। तो आप इसको जाने बोलेंगे कि सर इसको हम जो है किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, या किस तरह हम पहचानेंगे? तो विदाउट, डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो हेडिंग दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इसका जब भी शुरुआत होगा, ठीक है, जब भी शुरुआत होगा तो मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना? और जब इसका अंत जो होगा वो एक्सक्लामेटरी चिन्ह से होगा। किससे होगा? एक्सक्लामेटरी मार्क से होगा, है ना? एक्सक्लामेटरी मार्क क्या होता है? तो ये होता है ना, जब भी होगा इस सेंटेंस का जो एंडिंग होगा ये एक्सक्लामेटरी मार्क से होगा, है ना? और ध्यान दीजिए, और करके भी लिखिए, ऐसा होगा नहीं तो मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड डॉट ये फुल स्टॉप होगा। ये इस तरह से भी इनका अंत होता है। तो यानी जिस सेंटेंस का शुरुआत भी में से हो और उसके लास्ट में कोई क्या कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह किस सेंटेंस का वाक्य होगा, तो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो आप इसको लिख लीजिए कि द मेन फीचर, नोट करके इसको लिखिए कि द मेन फीचर
the main feature of optative sentence, है ना। द मेन फीचर ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इज क्या है, तो एक ये है और एक ये है। जैसे आप इन्हीं एग्जाम्पल को, ये इसको और इसको आप यहां एग्जाम्पल में करके आप लिख लीजिए, है ना, एक दो लिख दिए, तो ये आपको हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग द ऑल द पॉइंट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence. So my dear friends, may I wipe this board? Okay. Click your pic. Okay. चलिए हेडिंग दीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऐसी वाक्य जो अचानक से हो जाए। ध्यान दीजिए, ऐसी वाक्य जो अचानक से हो जाए। तो अचानक से क्या होगा, तो अचानक से खुशी मिल सकती है। क्या मिल सकती है, तो अचानक से प्लेजर मिल सकती है, यानी खुशी मिल सकती है। उसके बाद कहे तो सौरो, है ना, दुख भी मिल सकता है, अचानक से दुख भी मिल सकता है। उसके बाद अचानक से और क्या क्या मिल सकता है, तो भयभीत भी हो सकते हैं, यानी डर सकते हैं अचानक से। फेयर भी मिल सकता है, डर भी मिल सकता है, या अचंभित कहे, अचंभित जो कहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, सडनली फेयर, अचानक से दुख या सौरो, दुख, फेयर, डर, और क्या क्या हो सकता है, मानी जितने भी अचानक से जो भी हो, इवेंट हो, घटनाएं होता हो, उन सभी घटनाओं को ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में हम दर्शाते हैं, है ना। यानी जो सेंटेंस से किसी भी घटना के अचानक से होने का अर्थ आपता हो, उन सभी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से हम दर्शाते हैं। जैसे हम बोलू कि हुर्रा, क्या, हुर्रा, आई won द मैच, मैंने मैच जीत गया, है ना। हुर्रा, हुर्रा, may win द मैच, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हुर्रा, आई won द मैच। ये दोनों जो है वो क्या बताता है, तो आपको ये जो बताता है, ये बताता है यानी अचानक से कोई घटना हुआ है। और उसी तरह अगर एक और बोलूं कि ओह धत तेरी के, कहते हैं ओह धत तेरी के, तो धत तेरी के, आई धत तेरी के, धत तेरी के, आई failed in the exam, धत तेरी के, मैं एग्जाम में फेल कर गया, तो ये जो भी इस तरह के वाक्य आएगा तो वह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य होगा। तो ये आप समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस, क्या, a sentence which is used to show
so the suddenly, है ना, sudden इवेंट या happened समथिंग क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। यानी वह सेंटेंस जिसका प्रयोग अचानक से कोई घटना इवेंट होता हो या कुछ होता हो तो उसी को कहां रखे जाते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखे जाते हैं। जैसे हमने बोला कि हुर्रा आई मे विन द मैच, मैं मैच जीत गया, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हुर्रा आई वॉन द मैच, मैं जीत गया। उसी तरह का दूसरा एग्जांपल के मतलब ओह आई फेल्ड इन द एग्जाम, मैं एग्जाम में फेल कर गया। यानी क्या बात, अचानक से इस तरह की फीलिंग है कि मैं फेल कर गया, तो अचानक से आई। अगर उसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लूं, कि सोरो, है ना, सोरो बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि his father died, उसके पिता मर गए। तो यानी दुख की बात होता है। तो इन सभी तरह की जो फीलिंग अचानक से आती है उन सभी को ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दायरा में रखे जाते हैं। तो इनका के आप बात करेंगे कि इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही तरह है कि जब भी सेंटेंस में सोरो, ओह, हुर्रा इस तरह के वाक्य हो और उसके साथ में ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहे, क्या लगा रहे, तो एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहे, तो वह सेंटेंस किसके दायरा में आएंगे, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दायरा में आएंगे। तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके कि वह सेंटेंस, इसका भी मेन विशेषता यही हुआ कि द मेन फीचर ऑफ exclamatory sentence is hurrah, oh, sorrow या फी etc प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इनकी शुरुआत होगी। तो इस तरह से शुरुआत होने वाली जितने भी सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दायरा में आएंगे। इसके बाद आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल में आप ये एक और एक ये लिख लीजिए। तो आपको ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस जो सब हमने बताया वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। आप कमेंट करके बताएं क्या इसमें आपको परेशानी कुछ है या नहीं है। तो आज जो है हम लोगों ने बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर के हम लोगों ने कवर किया। तो इसी के साथ एक मेन पॉइंट, एक VBI करके पॉइंट लिख ले, VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो द इंड ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर, है ना। बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर जो है ये समाप्त हो गया। इसमें आपने
पूरे ग्रामर, होल ग्रामर में जो भी शुरुआती जो होता है कि इंग्लिश ग्रामर पे किस तरह पकड़ बनाना होगा, उन सभी बातों पर हमने डिस्कशन किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब वर्ब क्या होता है, वर्ब होता क्या है, वर्ब के पार्ट क्या है, उसके उसको कुछ शॉर्ट में बताए और इनके विस्तार हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट को किन किन तरह से बंट सकता है, उन सारी बातों पर हमने जानकारी की। उसके बाद हमने अल्फाबेट भी बताए, अल्फाबेट के टाइप्स को हम बताएं, और टाइप्स होते हैं तो लिखने में कितने होते हैं, और उसको हम बोलते हैं तो बोलने टाइप में हम कैसे बोलते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने इन सारी वीडियो में हमने चर्चा किए, है ना। तो जितने भी हमने आपको बेसिक ग्रामर को हमने कवर किए, वो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे इन सारी बातों को वहां पे यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से कवर कर लिए तो एक बार फिर से स्पीडोमीटर पे लगा के स्पीडोमीटर पर लगा दे और जल्दी कवर जल्दी कर लीजिए। और इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आएंगे हम यानी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच को आखिर इतने भागों में क्यों बांटा गया है, इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।